अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आए जी आया नू वशत के बखैर रागले नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है हंसती मुस्कुराती महक असलम। कैसे आप? ठीक है, आप उम्मीद है ठीक होंगे भाई। अल्लाह आप लोगों को ठीक रखे। नया दिन है, नई सुबह, नया आज़म है, बहुत सारी नई ख्वाहिशात, नई तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हैं। सो मौज़ूआत पर जाने से पहले आज सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे हम अच्छी बात, और जो आज की अच्छी बात है वो आपको बताएं जी कि नमाज से ना कहो कि मुझे काम करना है, बल्कि काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। हम अमूमन देखते हैं कि ऐसा होता है जी, फजर की नमाज हो रही है, चले उस टाइम पर तो अमूमी लोग सो रहे होते हैं ना, ज़ोहर के वक्त ज़्यादा ऑफिस में होते हैं तो कहते हैं फ़लाना काम करके नमाज़ पढ़ लेंगे, फ़लाना काम करके, लेकिन वो फिर नमाज का वक्त निकल जाता है। तो क़ज़ा पढ़ने का इतना वो नहीं है कि अगर आप नमाज को वक्त में पढ़ लें, अनटिल और अनलेस आपकी कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी ना हो। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में रेकोडिक के मकाम से सोने और तांबा निकालने का मिशन, नए मुआहदे के तहत $10 अरब की सरमायाकारी आएगी। पहले मरहले में $4 अरब, दूसरे और तीसरे मरहले में $3 अरब की सरमायाकारी मतवक्के है। इस दौरान कम अज़ कम 11,500 मकामी अफराद को रोज़गार भी मिलेगा। फैसल, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़रा अजीम साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान का ये मंसूबा रेकोडिक और इस जैसे और कई मंसूबे हमने देखे जो पाइपलाइन में रहे, अब फाइनली एक ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि मुझे बताइए इससे मज़ीद क्या कुछ फ़वाइद हैं जो कि ना सिर्फ बलूचिस्तान के लोकल लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मच, और अभी आप लोग, मैं देख रही थी कि इस सेगमेंट से पहले जो था फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से एक सेगमेंट हो रहा था। इंशाल्लाह बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से आप लोगों को एक और खुशखबरी मिलेगी, एंड इसको मैं अभी तो बताऊंगी नहीं, लेकिन विद इन फ्यू डेज़ इंशाल्लाह आप सबको पता चल जाएगा। और अब हम आते हैं रेकोडिक की तरफ। मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द टाइम फॉर सेलिब्रेशन, कि ये एक ऐसा मुआहदा है जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अहसन तरीके से अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो अपने अंजाम पर पहुंचा और साइन हुआ 15 दिसंबर को। और देखें, बहुत ज़्यादा ये जो मुआहदा था रेकोडिक का, आप सब भी सुन रहे थे कि बहुत ज़्यादा लिटिगेशन का शिकार था, और इसकी वजह से पाकिस्तान के जो असासे थे वो स्टेक पे लगे हुए थे। हम पे बहुत बड़ा फ़ाइन था और हमारे असासे जो थे वो जा सकते थे, लेकिन जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव बड़ी सीरियसली लिया, क्योंकि आप देख रहे होंगे इन चंद माह में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने और हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत सीरियसली ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जो बलूचिस्तान के हक में, तामीर और तरक्की के लिए, बलूचिस्तान की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो रहे हैं, और आगे भी इसके आप लोग जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखेंगे। रेकोडिक के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत छोटा, मैं कहती हूं कि मंसूबा है जो अभी ये सामने आया है, और लेकिन आप ये देखें कि कितने अरब डॉलर्स जो हैं वो मुल्क की तारीख में फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। और फिर बलूचिस्तान में आप ये देखें कि 25% ऑफ इक्विटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, के हम कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। टैक्सेस की मद में बलूचिस्तान ने कुछ भी माफ़ नहीं किया है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने भी बड़े एहसन तरीके से साथ दिया, और स्पेशली हमारी इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ मैं उनका भी जिक्र करूँगी कि ये सब देखें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब ने मिलकर इस एग्रीमेंट को बड़े एहसन तरीके से अपने अंजाम पर पहुँचाया। और इसके फ़वाइद क्या होंगे, महक, मैं आपको ये बताऊं कि इसके फ़वाइद आप ये देखेंगे कि रेवेन्यू शेयर जो है बलूचिस्तान का, दैट इज़ 200 बिलियन जो पर ईयर हमें आएगा। हमारी रॉयल्टी की मद में जो टैक्स हमें मिलेगा वो जैसे ही ये एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ है, जैसे ही काम शुरू होगा, हमारी रॉयल्टी की मद में हमें पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी जो सोशल अपलिफ्टिंग है और फिर CSR की मद में
जो वहाँ रेकोडिक का जहाँ पर ये मंसूबा है, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि उनका जो फ्यूचर है बहुत रोशन होने लगा है। सही। ना सिर्फ उस इलाके के लोग बल्कि पूरा बलूचिस्तान, और फिर इसके साथ साथ 8,000 जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ये देखें कि वो भी इस मंसूबे की वजह से हमारे बलूचिस्तान में आ रही हैं, जिसमें 90% हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोकल लोगों को मिल रही है। और इसी तरीके से जो स्किल्ड हमने इसमें लेबर लेनी है वो भी है कि हम वहीं जो हमारे लोकल लोग हैं, क्योंकि देखें हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा इस बात को फोकस किया है कि हमने बहुत ज़्यादा ऑन द अपलिफ्टिंग ऑफ लोकल पीपल ऑफ बलूचिस्तान, क्योंकि जो जहाँ से वसाइल निकल रहे हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उन पे सबसे पहला हक जो है वहीं के लोगों का है। बिल्कुल तो फरा, आपने जो ये बात की ना कि लोकल लोगों को अपलिफ्ट करने वाली बात, ये सबसे ज्यादा अप्रिशिएट इस चीज को करना चाहिए बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को। अच्छा फरा, मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि मुआहदे से पहले कुछ लीडर्स जिनकी नाराजगी का सामना यकीनन आपने भी किया होगा, बाकी लोगों ने भी किया, मुझे ये मामला समझ में नहीं आता। जब भी बलूचिस्तान तरक्की की राह पर आता है, उसके लिए कोई तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, ये क्या है? अच्छा देखिए, आपको मैं ये बताऊं कि दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड कि द डे फर्स्ट जब मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, तो आप ये देख रहे होंगे कि कोई भी इनिशिएटिव हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, हमारे जितने भी पार्टीज़ ओहदेदारान हैं, चाहे वो असेंबली में बैठे हों या वो असेंबली से बाहर हों, उन्होंने हर मौके पर सबको एतमाद में लिया है। इन कैमरा सेशन हुआ है, और जिस तरीके से आप मीडिया पे या सोशल मीडिया पे या ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो अपने सियासत की खातिर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को उसकी नज़र कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे रूमर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो द डे फर्स्ट हमारे चीफ मिनिस्टर ने सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया, और कोई भी इनिशिएटिव हो वो हमेशा हर किसी के पास खुद जाते हैं, उनसे मशवरा भी लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, और सबको एतमाद में लेके बलूचिस्तान के हवाले से जो भी फैसले हैं वो किए जाते हैं। अभी मैं बल्कि देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पे एतराज़ उठा रहे हैं, और फैसल मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि जब ये लिटिगेशन का शिकार था ये मंसूबा, और अब जाके जब ये साइन हुआ है और इसने हतमी शक्ल इख्तियार की है, और अभी चंद माह में आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत मुफीद अच्छे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, कि इस स्टेज पर जब आप सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के हक पे बात करनी चाहिए, वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। आप सब कुछ सियासत की नजर कर रहे हैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, बल्कि मैं उन लोगों को भी ये कहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट का द डे फर्स्ट से यही एक स्टैंस रहा है कि हम सबको एतमाद में लेके चले हैं। प्लीज आएं ताकि हम बलूचिस्तान की भलाई के लिए काम करें, बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए काम करें। बलूचिस्तान करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और न सिर्फ एक ये प्रोजेक्ट रेकोडिक, बल्कि सेंधा कॉलेज जैसे कई मंसूबे जिसपे हमें कंसेंसस की और उसके बाद अपनी अपनी नाराजियों को दूर करने की बड़ी सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया फराजीम साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक मंजर खींचती हूँ आपकी नजरों के आगे, जरा तसव्वुर कीजिएगा। शाम का वक्त था, आईए चंडीगढ़ रोड पर गाड़ियां रवा दवा थी, इतने में अल्लाह अकबर की सदाई और पीपल्स बस रुकी। ड्राइवर उतरा और नमाज पढ़ने लगा। मनाजिर आप देख सकते हैं। ऐसा अमल नमाज की अहमियत को उजागर करता है। नमाज फ़र्ज है, किसी सूरत मुआफ़ नहीं है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरत अल नूर की आयत में यहाँ पर कोट करती हूँ, उसका तर्जुमा, जिन्हें कोई तिजारत या ख़रीदो फ़रोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है ना नमाज कायम करने से, वो उस दिन से डरते हैं जब दिल और निगाहें पलट कर रह जाएंगी। यानी कि क़यामत का जिक्र है। ये ज़रा मनाजिर आप मुलाहिज़ा कीजिए, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और मुआशरे की एक ऐसी हकीकत की बात करेंगे जो कि मजबूरन और कभी खुशी से हम जिसका सामना करते हैं। जहेज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। आप के घर में बच्चा या बच्ची 25 साल से या 23-24 साल से ऊपर होते हैं तो फ़ौरन कह देते हैं जी कि रिश्ता नहीं ढूंढा, शादी नहीं हुई, तैयारी कर ली। और बच्ची के बारे में तो कहा जाता है कि जिस दिन बेटी पैदा होती है उसका जहेज़
उसी दिन से माँ बाप जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये मैं कहीं और की नहीं बल्कि हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। शादी के लिए हर कोई खूब से खूब तर की तलाश में नजर आता है, लेकिन हमारे यहाँ शादी से पहले तरह तरह की डिमांड्स सामने आ जाती हैं। वो डिमांड्स कभी कभी फहरिस्त की सूरत में सामने आती है जी, कि एक लिस्ट थमा दी जाती है लड़की के माँ बाप को जी कि ये लिस्ट है और लड़के को जहेज में ये चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? क्योंकि शायद उनका बेटा जो है वो बाहर से पढ़ के आया है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, इसलिए वो चाहते हैं जी कि हमारा जो बेटा हो उसको लड़की ऐसी मिले। और अब तो सोसाइटी में ये हमने तब्दीली भी देखी है कि लड़की वाले भी लिस्ट देते हैं लड़के वालों को कि भाई हमारी बेटी जो है वो उसको इस तरह का लड़का चाहिए, आपके लड़के के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारे साथ मैच मेकर मिसेस खान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लड़के वाले जहेज में क्या मांगते हैं, लड़की वालों की क्या फरमाइश होती है। हैरान ना हो, लड़की वाले वाकई फरमाइशें करते हैं। मिसेस खान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, दोनों तरफ से फरमाइशें होती हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, मैं जरा पहले लड़की वालों की तरफ आती हूँ कि ये लड़की वाले क्या फरमाइशें करते हैं, क्योंकि देखने वालों को हैरान की होगी कि लड़की के माँ बाप क्या मांग रहे होते हैं। वो तो बस ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी बेटी का नसीब अच्छा करे, हमारा दामाद फरमा बरदार हो। क्या मांगते हैं लड़की वाले? लड़की वाले तो यही मांगते हैं कि पढ़ा लिखा लड़का हो, एस्टैब्लिश्ड हो, उसके पास अपना छोटा मोटा घर ज़रूर हो ताकि किरायों से बचा रहे, छोटी फैमिली हो, इज़्ज़तदार लोग हों, उनकी बच्ची की रिस्पेक्ट की जाए, उनसे अच्छा बिहेवियर रखा जाए। ये नहीं कि जैसे पहले होता था कि लड़की वालों को लेट डाउन करते थे और लड़की वालों को अच्छा नहीं समझते थे। उनको कहा जाता था आपके घर वाले हमारे घर इतना ना आए, तो माँ बाप भाई वगैरह तो कई कई साल बस ईदों पर ईदी वीदी देने चले जाते थे, वरना दे वर नॉट अलाउड। और लड़की वालों का भी बहुत मज़ेदार केसेस आपको बता सकती हूँ। जैसे लड़के वाले ये भी चाहते हैं कि लड़की आजकल प्रोफेशनल हो। ठीक है, कुछ भी ना करती हो तो कम से कम टीचिंग करती हो, ताकि कुछ ऐड कर सके इनकम। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि कई लोग आकर मुझे कहते हैं मिसेस खान हमारे पास पैसे नहीं होते दूध खरीदने के लिए, हम सिर्फ कहवा पी कर जाते हैं। तो वो सारी महंगाई दूर करने के लिए, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। A woman should also be a working hand for the house, for the family, ताकि उसके बच्चे स्कूल में अच्छे स्कूल में जाएं, ताकि उनको अगर जो चीज़, अब देखो आदमी के ऊपर यूटिलिटी बिल्स डाल देते हैं, बच्चों की फीसें डाल देते हो, घर का खर्चा डाल देते हो, बूढ़े माँ बाप का खर्चा डाल देते हो, सारा कुछ एक आदमी के ऊपर इतना बर्डन नहीं आज के वक्त में। हाँ, तो औरत को भी थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करनी चाहिए। मैं तो इस फेवर में हमेशा से हूँ। मिसेस खान, ये तो एक अलग चीज़ है ना कि चले बीवी हाथ बटा रही है आपका, वो वर्किंग वूमेन है, वो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल रही है, लेकिन देखें जब एक रिश्ते के लिए आप जाते हैं तो वो शायद जो बहुत सारे लोग, मैं सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, कमीने जो होते हैं वो कहते हैं जी अच्छा बता दें आप जहेज में क्या देंगे। पहली मुलाकात में भी ये पूछ लेते हैं। मैंने ऐसे भी अब ये चीज़ ज़रा कम हो गई, बहुत तरीक़े होते हैं बताने के और कहने के, एकदम मुँह फट नहीं होता, क्योंकि ज़रा लोग जहालत से निकल आए हैं, थोड़े से एजुकेट हो गए हैं, लेकिन वो तरीक़े थे। हाँ, उसकी मैंने अपनी बेटी की शादी की थी तो मैंने ये दिया था, इस तरह इनडायरेक्टली। या एक तरीका ये होता है कि जी हमने तो ऊपर वाला पोर्शन बना दिया लड़के के लिए, बस बीवी आएगी तो खुद ही भर लेगी, खुद ही उसको सेट कर लेगी, ऐसा ही होता है। उसका कमरा हमने खाली कर दिया हुआ, पेंट वेंट हो गया भाई, अब वो जो कुछ लाना चाहे तो ले आए। ये बातें होती हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है। एंड आई टेल यू वन थिंग कि लड़के जो हैं लेथार्जिक हो रहे हैं, बिकॉज लड़कियां जो हैं वो बड़ी अटेंटिव होती हैं, बड़ी आई मीन दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल यू नो। और लड़के क्या होते हैं, जुम्मे के दिन अगर आप मैं बैंक चली जाती हूँ, कहाँ है भाई वो आदमी, कहाँ है मिसेस खान, वो तो वॉशरूम गया है। अब वो तो इतनी आप 12 बजे से नमाज़ पढ़ने चले जाते हो, फिर आप अब ब्रेक टाइम हो गया भाई, फिर अब 3 बजे आएंगे वो लोग। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड वेयर एज आई सी द गर्ल्स आर ऑन द सीट वर्किंग। तो आदमी जो है, क्योंकि औरत इतनी ज़्यादा माशाल्लाह एफिशिएंट है, एक्टिव है, तो मर्द जो है ना वो थोड़ा सा मैंने देखा है कि वो अपनी जॉब को इतना सीरियसली नहीं लेता जितनी औरत लेती है। सही है। अच्छा मिसेस खान, एक पैकेज भी है हमारे पास, मैं चाहूँगी ज़रा वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। कराची के एक मारूफ होटल में शादियां करवाने वाले इदारे ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें लड़कों और लड़कियों को उनके घर वालों समेत मदऊ किया गया। कौन अपने लिए कैसा हमसफ़र तलाश कर रहा है और इसमें क्या क्या खूबियाँ देख रहा है, हमारे नुमाइंदे रेहान अहमद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की। आपको ज़रा पहले वो दिखाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन मज़ीद करेंगे।
आजकल के दौर में बच्चों की शादी करना एक बहुत बड़ा मसला हो गया। सबसे पहले तो मुनासिब रिश्ते की तलाश एक बहुत बड़ा काम है, और उस तलाश के बाद दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी, लड़का कमाता कितना है, लड़की जो है उसको घर के काम आते हैं नहीं आते हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, इस तरह के बहुत सारे सवाल दोनों तरफ से पैदा होते हैं। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पे एहतमाम किया गया है फैमिलीज़ को मिलवाने का, ताकि आपस में एक दूसरे से मिलकर शादी से पहले वो इस बात का तयन कर सकें कि कौन किसके लिए मुनासिब है और कौन किसके लिए नामुनासिब है। कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि लोग किस तरह के रिश्ते तलाश कर रहे हैं। जी, लोग एक्चुअली आजकल रुझान हो गया है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे लोग फोकस करने लगे हैं, और ये बहुत पॉजिटिव नोट है लोगों की तरफ से। मेरा ख्याल है यंग जनरेशन आजकल जो एजुकेशन की तरफ जा रही है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वांट एजुकेटेड गर्ल और एजुकेटेड बॉय एज वेल। घरेलू लड़की की तलाश है आपको। घरेलू तो आजकल किसी को चाहिए नहीं होती, मतलब आजकल तो जी जॉब करने वाली हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। अगर आप जॉब करने वाली लेते हैं तो फिर देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि आप उससे घर का भी काम कराएं और ये सब कराएं, तो फिर डेफिनेटली ये है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो यू कैन हैव अ मेड एंड यू नो गेट ऑन विद इट। बस वेल सेटल हो। मेरी बेटी है, मैं डाइवोर्स हूँ, और जो मेरी बेटी को एक्सेप्ट करे और वेल सेटल हो, प्रेजेंटेबल हो, बस। सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। थोड़ा मैं करूँगी, थोड़ा वो करेंगे, इसी तरीके से चलेगा। थोड़ा सा मिल के पता चल जाता है जी, या फिर ज़्यादा तो बाद में ही पता चलता है। माशाल्लाह मेरी और बहुएं भी हैं तो बहुत अच्छा बेटियों की तरह रहती हैं, आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। जहेज लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्यों सर? मेरा घर भरा हुआ है फुल, क्या क्या करूँगा मैं, सर पर रखूँगा जहेज। तो लड़की से एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है? आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या करे? तो प्यारी हो बस, और क्या करे, बस अच्छी हो। पता कैसे चलेगा शादी से पहले आपको कि आपके मिजाज की है या नहीं है? हाँ, वो थोड़ी कन्वर्सेशन करके पता चलेगा। एक मुलाकात में कैसे पता चलता है कि ये लड़की हमारे लिए मुनासिब है? नहीं, वो तो हमें बहुत सी मुलाकातों में नहीं पता चलता, वो जिसको अल्लाह ने किस्मत में लिखा हो आपकी। आई एम 27, मैं 23 ईयर्स की थी तब से मेरे रिश्ते आ रहे हैं, और उसके बाद आई हैव ऑल्सो, मतलब आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मैंने खुद रिजेक्शंस फेस किए हैं अपनी हाइट के ऊपर। अभी मैं खड़े होकर दिखा देती हूँ मेरी हाइट कितनी है, 5'5", कोई छोटी हाइट नहीं होती। कलर के ऊपर मेरी रिजेक्शंस हुई हैं, मेरी हाइट के ऊपर रिजेक्शंस हुई हैं, और इस तरह की, तो उस वजह से फिर जो रिश्ता कल्चर है उससे फिर हम लोग स्पेशली डॉक्टर्स हों, चाहे वो डॉक्टर हो या कुछ भी हो, हर प्रोफेशन की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो जो लड़के वाले हैं उन्हें सामने वाली जब वो किसी लड़की के घर जाते हैं तो उन्हें सोच कर जाना चाहिए कि अगर पहले से या तो वो कंफर्म कर लें कि भाई क्या चीज़ें हैं। बस यही है कि लोगों का पता नहीं चलता कि कौन कैसे हैं, और अपनी तरफ से तो देख कर ही करते हैं पेरेंट्स, ज़ाहिर है। बाकी नसीब जैसा हो, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अच्छे हों जो भी। बस मेरे मुताबिक हो, जैसी मैं हूँ, नेचर का अच्छा होना चाहिए। मैं डिसेंट हो, फैमिली ओरिएंटेड हो और एडजस्टेबल हो, फैमिली पर्सनालिटी अच्छी हो, लुक स्लिम एंड स्मार्ट हो। सच्ची बात यह है कि वक्त अब बहुत बदल चुका है। वालिदैन अपने बच्चों की शादी के वक्त बहुत सारे नज़रियात रखते हैं, लेकिन बच्चों की सोच मुख्तलिफ है। बच्चे किसी और तरह से सोचते हैं, इंसानों को किसी और तरह से बरतते हैं, और फिर शादी के मामले में जहेज़ और दूसरे मसाइल। लेकिन आसान बात यह है कि अगर समझदारी से फ़ैसला किया जाए, समझदारी से इंतखाब किया जाए और आपस में मिल बैठ कर चीज़ों को तय किया जाए तो रास्ता निकल सकता है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो ये जो मैच मेकिंग है ये इतना आसान तो काम नहीं है। हो सकता है आसान, लेकिन इसको हमने अपनी ख़ास तौर की फ़रसुदा रिवायात से बहुत मुश्किल बना दिया है। मुस्कान, एक रिश्ता आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, परखने के और भी तरीक़े होते हैं, लेकिन किसी को उसके फेस पे ह्यूमिलिएट करना, उसके मुंह पे उसको इस तरह कहना कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, ऐसा ये वाले मामला आते हैं। जहेज़ से लेके उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसकी हाइट है, कलर। अभी हमने एक लड़की का भी शॉट चलाया जिसमें वो कह रही थी कि 5'5" इज़ नॉट अ बैड हाइट, मेरा कलर कोई बुरा भी नहीं है। तो इन चीज़ों से जब ये रिजेक्शन होती है, एक बार, दो बार, तीन बार,
मेंटल कितना स्ट्रेस आता है बहुत। आजकल मैं बताऊं, लड़कियां सामने आना नहीं चाहती। वो कहती हैं अम्मी आप पहले सारी बातें उनको क्लियर करें कि हाउ आई लुक, व्हाट आई एम, व्हाट आई कैन डू। तो कहती हैं अगरचे वो इन चीज़ों को वो एग्री करते हैं, देन यू कॉल देम, अदरवाइज एवरी टॉम डिक एंड हैरी शुड नॉट कम टू आवर हाउस। इस तरह नहीं, वो तो बहुत अब चूजी हो गई हैं लड़कियां भी, एंड इट इज़ वेरी गुड। भाई हर कोई या क्यों आकर रिजेक्ट करे बच्ची को, वो पढ़ी लिखी है, उसके पास अपनी पर्सनालिटी है, उसके पास अपनी जॉब है, वो एक इंसान है। और इस आपको आजकल रहते हुए लड़कियों को सब अवेयरनेस है, फैशन की भी, सादगी की भी, पका भी लेती हैं। और मेरा ख्याल पहले से अच्छी, अब आप देखें ना कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चल रही हैं, उनको अब बेकिंग भी आती है, चाइनीज़ भी आती है, सबको पूछो आता है। तो अब और क्या चाहिए तुम लड़के वालों को, मुझे तो समझ में नहीं आता। भाई एक लड़की लेकर जाओ, सादा लड़की जाओ जो तुम्हारी इज्जत कदर करे। हाई फाई लोगों के ऊपर देखना, उनके घर में इतना बड़ा घर हो, गाड़ियाँ इतनी हो, ये हो, तो फिर वो आपको जूते भी लगाते हैं। असल मसला ये आगे कि जो हम कंपेयर करने लग गए ना लोगों से कि जी अरे उसने तो ऐसे किया तो हम ऐसे करेंगे, इस कंपैरिजन ने हमें मार दिया जी। अब लेकिन आफ्टर कोविड मैंने ये देखा कि लोग ज़रा अपना मजमा झमघटा जो है वो कम करने लग गए, चूँकि बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ महंगाई एंड बिकॉज ऑफ कोविड से आपका दिमागों में ये बात आई, हम इतने लोगों को खिलाकर तो कल तो वो भूल जाएंगे, व्हाट्स द फन, भूलेंगे उसी दिन कह रहे हैं बोटी गली भी नहीं थी, कुछ भी कह देंगे। तो भाई इतना खिलाने पिलाने के भी एक दो डिशेज रख दो और सालन रोटी उनको बुलाओ जो वेल विशर हैं आपके। दैट इज वन थिंग। अच्छा मिसेस खान, जैसे खवातीन की रिजेक्शन की तो बात होगी ना कि चले लड़की को कह दिया रंग काला है, हाइट नहीं है, लड़कों को भी तो रिजेक्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा। क्या रीज़न होता है? लड़कों को मैंने देखा कलर की वजह, डार्क कलर के लड़के होते हैं तो उनको रिजेक्शन बहुत होती है। लेकिन अगर वही लड़का डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला अच्छा कमाता होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, अगर बहुत अच्छा कमाता होगा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चमकदार होंगी तो औरतें उसके पीछे, पैसे के पीछे जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और फिर माँ बाप भी कहेंगे कोई नहीं काला रंग है, लेकिन देखो ना पैसे तो है। आजकल इंजेक्शन भी लग जाते हैं वाइटनिंग वगैरह, तो वो बहुत हेल्प आउट करते हैं, तो वो लड़की करवा भी लेती है, लड़के को पहले से कहती है कि तुम थोड़ा सा यूँ कर लो आपको, और वो बिल्कुल आपकी बात 100%, इफ़ यू हैव मनी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है मिसेस खान, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और भाई बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी, देखभाल के आप अपने बेटे या बेटी की शादी करें, लेकिन प्लीज़ किसी की दिल आज़ारी ना करें, वो फिर ना जाने कब तक उसके दिल पे नक्श रहती है। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर खुर्रम मेरे साथ मौजूद है और अब आगे बहुत सारे अमरूद पड़े, तो यानी हम अमरूदों पे बात करने वाले हैं। सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, लजीज बहुत ज़्यादा है और आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है ये फल। अच्छा जी, इसकी खुशबू जो है वो ना आपको लुभाती है कि आप खाएं ये फल, और दोपहर के टाइम तो बड़ा ही आवर दिल करता है कि आपके सैलेड में ये मौजूद है। अब इसके क्या क्या फ़वायद है, खुर्रम से पूछते हैं। खुर्रम, अमरूद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एक तो आपकी स्किन को बड़ा ये फ्रेश करता है। अच्छा। नंबर 2, ये जिन लोगों को एक प्रॉब्लम रहता है कि जी ब्लोटिंग है, पेट क्लियर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। एंटी एजिंग है, आपकी एक्नी के जो दाग आ जाते हैं उनको गायब करता है, रंग बहुत अच्छा करता है। आप अच्छा मैं कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, थोड़ा मैं एक बड़ा उससे जाऊं कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, आप होस्टिंग कर रही हैं, इतना अच्छा शो कर रही हैं, तो ये थोड़ी कि आज महक ने कदम रखा दूसरे दिन वो जो है बस शो की ऐसी ऐसे नहीं होता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पता, आप यकीन करो, कोई टीनेजर हो, कोई यंगस्टर हो, कोई 14 साल का लड़का लड़की हो, पता मेरे पास बड़े मेच्योर लोग आते हैं, एक साहब, एक कपल के लिटरली उनके बेटा डॉक्टर है, आप ठीक है। अच्छा, अब बीवी को डेफिनेटली, एक खवातीन को, मर्दों को, दोनों को शौक होता है कि ये स्किन थोड़ा डेफिनेटली, आप रोज हर कोई बड़ा ही हो रहा है तो उनको चाहती हैं कि स्किन टाइट हो। अच्छा जी, उनको मैंने बताया कि जी ये ऑप्शंस हैं, क्रीम से भी हो सकता है, विटामिन भी है उनका। जी मुझे बड़ा बाहर होता है बोटॉक्स और फिलर्स का बड़ा ट्रेंड है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। मैंने कहा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर आप उसको मेंटेन रखना बड़ा जरूरी है। देखिए जी, आपके घर में कोई भी चीज होगी, आप सफाई करते रहेंगे वो प्यारी लगेगी, लेकिन जैसे उसकी सफाई आप छोड़ देंगे तो उस पर गर्द आना खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कराची को देख लें, लोग कहते हैं बड़ा खूबसूरत, लोग कहते हैं बड़ा खूबसूरत शहर था वो, अभी किताबों में लिखा है पेरिस ऑफ द ईस्ट, मगर अभी आप आके देखें मेंटेनेंस तो देखिए जब तक आपकी सांस चल रही है। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोग जैसे महक फिट है, अब मैं कहूँ यार महक आप तो एक्सरसाइज करती है ना, तो अब आप जब तक एक्सरसाइज करेंगी तो आप फिट रहेंगी, तो बेहतर यह कि मैं बैठ के बिरयानियां खाऊं। नहीं, मैं योगा करती हूँ, मैं एक्सरसाइज, वो भी है ना, मतलब एक्टिविटी होती है ना। अच्छा, वो मुझे उनके मियाँ कह रहे हैं देखो बेगम से कि देखो ये तो मगर ये करवाओगी ना, बोटॉक्स कराओगी तो
तो ये है कि फिर हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये है, मुझे कह रहे हैं इशारा कि ये शायद जिम जाते हैं, अब ये जब तक जिम जाएंगे तो ठीक है, जब इन्होंने छोड़ा तो यूँ, अरे भाई जब मैंने खाना छोड़ा तो मैं यूँ हो जाऊंगा, ठीक है, सांस लेना बंद किया तो मैं यूँ हो जाऊंगा। जिंदगी नाम ही स्ट्रगल का है, ठीक है, एफर्ट का। हमें आदत ये हो गई है थोड़ा सा पाकिस्तान में कि विदाउट एनी एफर्ट और यूं चुटकियां बजा के झटके में हर चीज़, तो ये थोड़ा सा इससे हमें थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा और मेहनत थोड़ी परसिस्टेंट होके करनी पड़ेगी। जी हम आज शुरू करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है और उससे क्या होगा है कि आपके एक तो स्किन बहुत टाइट, एक्ने के खड्डे, इवन टोन स्किन, डार्क सर्कल्स और ये थोड़ी सी जो अपर लिड्स जो होती हैं, आई लिड ड्रूपी हो जाती है, उनको भी टाइटन अप करेगा। मग बहुत ज़बरदस्त, ये लोकल रेमेडी है, मगर ये आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी। अच्छा, लोग अब हो क्या गया है, यूट्यूब और वो सब व्हाट्सएप और सब देख के उसमें तस्वीरें, अब वो एक्ट्रेस जो थी, मैं जी बहुत छोटी थी तो उस एक्ट्रेस को मैंने देखा, आज मुझसे वो छोटी लगती है। अरे भाई वो मेंटेनेंस है, उसकी लाइटिंग है, मेकअप है, डाइट है, आप क्या उतना एफर्ट कर सकती हैं। अच्छा, एक तो कंपैरिजन बहुत छोड़ दें, कंपेयर करना छोड़ दें। अच्छा, जेनेटिक भी कोई चीज होती है ना, जीन्स आपकी जीन्स होती है, भी प्यारा लग सकता है ना, तो क्या बात है जी जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम लेंगे ग्रीनिश येलो अमरूद, ठीक है, और इसके अंदर ब्यूटी ये है कि ये बहुत कच्चा भी नहीं है, बहुत पक्का भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको हम खाने में तो बेहतरीन है मगर लगाने के लिए, और पत्ते समेत, ठीक है जी। ये हमने ऐसी पीसेस कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। ये आपकी स्किन के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा मास्क है, इससे आपकी स्किन बहुत टाइटन अप होगी, एक्ने के खड्डे गायब और आपका रंग भी निखरेगा और एक टोन में स्किन आएगी, ठीक है। छोटे पीसेस कर लिए अमरूद के, ठीक है, एक आपने अमरूद लिया, एक अमरूद लिया, पत्ते समेत डाल दिया, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी थोड़ा सा पानी, ओके, पाउडर मिल्क, पाउडर मिल्क नहीं है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नॉर्मल जो है, ठीक है, एक चमचा ले लो जी, ओके जी, मैं आपको छोटा परफेक्ट आ गया जी। अच्छा, ये कितना ही डालना है आपने? ये देखिए 2 चमचे, ठीक है, 2 चम्मच आपने लिया है जी पाउडर मिल्क, ठीक है। और आप नहीं है तो आप 3-4 चमचे वैसे ही डाल सकते हैं ना, जी, ठीक है। उसके साथ देखिए ये एक मास्क है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ये एक डिफरेंट लग रहा है, ये एक मास्क है। अच्छा। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर राइस एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन और राइस, चावल का पानी और ग्लिसरीन, ठीक है। ये देखिए, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। चावल का पानी वैसे ही आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, चावल का पानी और ग्लिसरीन, चावल का पानी और ग्लिसरीन, ये मास्क हमने इसमें डुबो दिया पूरी रात, बड़ा स्टिकी और बहुत ही वाइटनिंग और बहुत टाइटनिंग होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्मेल आपको बुरी लगेगी मगर ये 3 पत्ते हैं, एक तो नीम का है, ठीक है, और इसके अंदर है यूकलिप्टस सफेदे का और अमरूद के पत्तों को ब्लेंड करके, ये आपको कॉफ़ी का एक लग रहा है मगर देखिए पत्तों, ये देखिए ग्रीनिश, ठीक है, ये टाइटन और थोड़ी सी वाइट शक्कर, ठीक है, बिल्कुल आपको, थैंक यू, अच्छा जी, ठीक है जी। अब ये आपका नेचुरल स्क्रब बनेगा और आपकी स्किन बहुत ही जबरदस्त ग्लोइंग, खड्डे गायब, हल्के गायब। अच्छा, और आपकी जो चेहरे पे होता है ना कि यहाँ क्रॉस फीट आ रही हैं, थोड़ा सा ये थोड़ी सी लूज और स्किन, तो उसको वो टाइटन अप करेगा, इसका ढकना यहाँ गया। अब इसको हमने ब्लेंड करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मास्क तैयार है और ये आप पूरे चेहरे पे पेंट करेंगे, ठीक है। जो ब्रश और उसकी खुशबू देखें और ये बड़ा ज़बरदस्त है, एक ये देखिए, ये पूरा मास्क बन गया, इसको आपने अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेना है, पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। अच्छा, इवन आपको एक्ने के दाग तो जाएंगे, अब लगा चेचक के जो दाग आ जाते हैं अक्सर लोगों के खड्डे या बहुत लोगों के यंग एज में एक्ने दबाते हैं, तो उसको भी ये कवर अप करेगा। और ये देखिए, ये इसका टेक्सचर ये आप पूरा लगाएंगे, ये बड़ा ही जबरदस्त इम्पैक्ट देगा। ओके, ठीक है जी, चलें जी, थोड़ी वक्त की किल्लत थी हमें, तो ये बनाइएगा जरूर, अप्लाई जरूर कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू मौजूद है। अब आपको बताएं कि मजहबी पेशवा बाबा वांगा की 2023 के बारे में की गई पेशगोइयां अब सामने आने लगी हैं, यानी सच साबित होने लगी है। उन्होंने खौफनाक पेशगोई की थी कि इस साल एक पावर प्लांट में बड़ा धमाका होगा जो कि जहरीले बादल बनने का बायस बनेगा और फिर अजीबो गरीब बीमारियां जन्म लेंगी। बाबा वांगा ने यह भी पेशगोई की थी कि ज़्यादातर बच्चे लेबॉर्ट्रीज़ में पैदा होंगे, यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों की पैदाइश से पहले उनके रंग और खसूसियात का भी इंतखाब कर सकेंगे। ये पेशगोई तो हकीकत बनने जा रही है क्योंकि जर्मनी में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी लेबॉर्ट्री तैयार की गई है जहाँ
माँ के पेट के जैसे बनाए गए मसनूई माहौल में सालाना 30,000 बच्चे जो हैं वो उनकी पैदाइश मुमकिन हो सकेगी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और भी बहुत सारी पेश गोइयाँ हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल। तो माहिर इल्म नजूम अज़ीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अज़ीम साहब, ये जो इस तरह की जो पेश गोइयाँ होती हैं, हम सबको पता है कि नॉस्ट्राडामस जो हैं उन्होंने बड़ी पेश गोइयाँ की थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में सच साबित होती गई। ऑल्दो के बड़े लोग उसका क्रेडिट जो है वो दीगर चीज़ों को भी देते हैं, लेकिन ये वाली जो पेशन गोइयाँ हैं बाबा वांगा की, आप ज़रा बताएं कि आपका इल्म के हिसाब से ये कितनी पेशन गोइयाँ दुरुस्त बैठने जा रही हैं? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये कि जो आपने कहा कि वो अभी क्या बच्चों के बारे में, पैदाइश के बारे में नेक्स्ट ईयर का ऐसा कोई भी नहीं होगा अभी। अच्छा, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। सही। तो आवाज़ आ रही है? हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है अजीम भाई, आप बोलें। अच्छा, तो वो बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, बच्चों का जो आपने कहा ना कि ऐसे ही कि वहाँ अपनी पसंद का और इस तरह का, ये 2023 में कहीं दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इस पर वर्किंग चल रही है और वो चलती रहेगी अभी। इट विल टेक टाइम आई थिंक। और दूसरा जो कहा कि दूसरा आपका क्या था कि पावर प्लांट में धमाके की उन्होंने बात की और फिर कहा जी कि मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म लेंगी, जो कि हमने देखा कि शायद कोविड एक ऐसी चीज़ थी जो कि हम सब ने फेस की और बड़ा मुश्किल टाइम था वो। जी, हाँ, इसमें बिल्कुल बात सही है कि ये पेशिंग गोई 2023 में हो सकती है। और उसमें जैसे अब आपने देखें, नोट किया होगा, सांस लेने में, ठीक है ना, लंग्स में जा रहा था, वो एक पोर्शन था जो वो इसको डोमिनेट कर रहा था। अब जो होगा ना, आइज और सर, जी ठीक है, आइज को बचाना है आपने, और तकरीबन आप ये कह लें हेडेक, आई साइड, जी सर दर्द की बीमारियां, बाल गिरने की शिकायतें, हेड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो जो है अल्लाह ना करे वैसे, मगर जो कोई मूवमेंट मुझे स्टार्स की नजर आ रही है वो इस तरफ मूव होगी। अच्छा, मतलब एक ऐसा वायरस जिसमें आपकी आई साइड, आंखों को खतरा, बीनाई को खतरा, आपकी आई साइड वीक होना, बाल गिरना, ठीक है, सर दर्द की शिकायत या हेड कोई इससे रिलेटेड कोई इश्यूज, अल्लाह ना करे वैसे तो उसमें कोई ज़रूर एक मुझे नज़र आ रहा है। और मतलब आपको ऐसा फील होगा कि मतलब जल्दी, क्योंकि एक प्लानिटरी पोजीशन चेंज आ रही है जनवरी में और वो तकरीबन 2.5 साल के लिए होता है, तो उसमें ये हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, कोई इम्कान रद्द करने की बात नहीं। अच्छा जाफरी साहब, ये तो चले एक वो था ना बीमारियों वाला, अब ज़्यादा महक इसमें ना जाफरी साहब और भी कुछ जो प्रोफेसीज है, क्योंकि इससे पहले उनकी प्रोफेसीज कुछ सही भी साबित हुई हैं। 3 से 4, एक तो क्रिएशन ऑफ लैब बेबीज, ये तो आपने कह दिया कि तो नज़र नहीं आ रहा है जी। लेकिन एक चीज़ है कि एक तो ये कि चेंज इन अर्थ्स ऑर्बिट, ज़मीन के मदार में तब्दीली, और वो भी इस वजह से कि कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर मेल्ट डाउन हो सकता है। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है? बिल्कुल हो सकता है, इससे इत्तेफाक करता हूँ मैं। और ये आपका स्पेशली वेस्ट एरिया जो है, ठीक है ना, वेस्टर्न कंट्रीज, इसमें बहुत थोड़ी सी मुझे ये चीज़ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही। अच्छा, तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम वेस्टर्न एरिया जो है ना। अच्छा जाफरी साहब, तो 2023 आपके उसके मुताबिक जो है वो कितनी तब्दीली लेके आ सकता है पाकिस्तान के लिए स्पेशली, और फिर जाहिर सी बात है दुनिया के लिए? क्या कुछ ऐसा है जो कि हमें फेस करना पड़ सकता है? क्या इल्मी नजूम की रोशनी में क्या कहेंगे आप? देखिए 2023 जो है ना, वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होगा जैसे हमारे लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें मतलब इस पे फोकस किया जाएगा कि भाई अब बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, मिलके काम किया जाए। ओके, दैट्स गुड। समझ रहे हैं, एक तो ये चीज़। हाँ, अच्छा, फिर एक और अच्छी चीज़ होगी तिजारत दूसरी कंट्रीज से जो हमारी होती है ना, सही है, ये इसमें इजाफा होगा। और मतलब दूसरी ममालिक से हमारे कि जी आप हमारे साथ मिलके ये करें, जिसमें आप ये समझ लें एक तरह का जैसे पार्टनरशिप। अब चाहे लोगों की जिनकी काफ़ी अरसे से शादियाँ नहीं सुनने में आ रही,
उनका आपको सुनने में आएगा, शादियां हो गई क्योंकि वो हो गया पार्टनर, ठीक है। बिजनेस में फिर एक दूसरे ममालिक से, एक दूसरे पाकिस्तान से वो कि भाई हम आपके साथ मिलके ये करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो मुझे अल्लाह का शुक्र कुछ जैसे 2022 के निस्बत 2023 इज मच बेटर। एब्सोल्युटली, हाँ, इसमें ये पॉजिटिव है। एब्सोल्युटली, ठीक है। बहुत शुक्रिया अजीम जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बताया कुछ होने जा रहा है, सितारों का चाल, उनके अहवाल। बस हमारी दुआ ये फैसले पूरी दुनिया के लिए 2023 बड़ा अच्छा साल साबित। रमीज़ इब्राहिम बॉडी बिल्डर जिन्होंने माशाल्लाह से कामयाबी समेटी है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम रमीज़, गुड मॉर्निंग। पहले तो बहुत मुबारक हो आपको कामयाबी पर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मैं पहला पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर हूँ जिसने पाकिस्तान को 3 कैटेगरीज में वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया और साथ मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल पाकिस्तान लेकर आ रहा हूँ। तो मेरे लिए तो मेरा ड्रीम सक्सेसफुल हो गया। ये ख्वाब मैंने आज से 12 साल पहले देखा था कि मैं एक दिन मिस्टर वर्ल्ड बनना है मुझे, और उसके लिए मैंने दिन रात एक करी, बैक टू बैक इंटरनेशनल स्टेजेस जाता रहा। लोग मुझ पे क्रिटिसाइज करते रहे और बहुत इश्यूज हुए, बहुत कंट्रोवर्सीज, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ, बड़ी परेशानियों को झेलता हुआ, सबका जवाब किसी को नहीं दिया, बस अपने गेम से सबको जवाब दिया और साबित करके दिखाया और पहला पाकिस्तानी बना जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड में गोल्ड भी दिलाए 3 कैटेगरीज में और मिस्टर वर्ल्ड भी बना। और रमीज़ भाई, मैं देख रहा था आपकी गुज़िश्ता रात आपने वीडियो अपलोड की थी, आप ना सिर्फ अपना मेडल्स 3 मेडल्स आपने होल्ड किए हुए थे बल्कि एक प्रो कार्ड भी था आपके हाथ में। ये प्रो कार्ड क्या होता है, ये ज़रा देखने वालों को बताइए, कितना अहम होता है ये? जी देखें, होता ये है कि वो जो मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं, मैन फिजिक, क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग। ये 3 मेन कैटेगरीज होती हैं फिटनेस इवेंट्स की ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास उस अब इन 3 कैटेगरीज में वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल आ गया, जो जब से पाकिस्तान बना है आज तक कोई नहीं ला सका। वो मैंने कर दिया है, अब हिस्ट्री बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ ये कि वहाँ पे टाइटल फाइट होती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जब सारे विनर्स निकलते हैं तमाम कैटेगरीज के ना, हर वेट की कैटेगरी में 85 किलोग्राम में मैंने अपनी क्लास विन की थी। तो हर क्लास का एक विनर होता है, 60 केजी से लेके 100 केजी तक का। तो फिर उनकी टाइटल फाइट होती है। तो जब टाइटल फाइट होती है उनमें से एक विनर निकलता है, वो मिस्टर कहलाता है, मिस्टर वर्ल्ड। उसको प्रो कार्ड देते हैं। तो जो उन बेस्ट प्लेयर होता है उन तमाम प्लेयर्स में से वो प्रो कहलाता है। अब वो प्रो होने के बाद उसको बेनिफिट्स ही होते हैं कि अब जैसे नेक्स्ट इवेंट होगा मिस्टर यूनिवर्स, तो उसमें मुझे जो है वो फेडरेशन की तरफ से जो है, एक तो वीजा की तरफ से बड़ी आसानी होगी क्योंकि वो यूरोप में होते हैं और मैं प्रो कार्ड मेरे पास है तो मुझे वीजा इजीली मिलेगा यूरोप का। और दूसरा मेरी जो टिकट जो आने जाने का होगा वो फेडरेशन पे करेगी। ओके। और दूसरा अगर मैंने मजीद एक प्रो और ले लिया तो फिर जो है मैं ओलंपिया एक इवेंट होता है उसके अंदर वो मुझे compete करने देंगे। सही है, ठीक। अच्छा रमीज़, आपने क्रिटिसिज्म की बात की तो मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन भी ये जाने और हम भी ये जाने कि किस तरीके से आपको क्रिटिसाइज़ किया गया, क्या वो क्रिटिसिज्म था जो कि जिसकी आपने बात की है? बस होता ये था कि एक्चुअली मैं तैयारी अच्छी करता था, मैं क्लासिक फिजिक की तैयारी करता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हर साल तैयार होता था और अच्छी कंडीशन होती थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती थी। मगर कुछ हमारे अपने ऑफिशियल्स और कुछ हमारे अपने ही लोग उसमें शामिल होते थे कि मुझे हराने के लिए कभी कोई मेरा वीज़ा रुकवा देते थे, कभी कहते थे कि हम आपको आजमा रहे हैं, कभी एंट्री नहीं डलवाई मुकाबले के अंदर, कभी जीत गया तो आपने ड्यूरिंग पोजिंग कॉस्ट्यूम को टच किया, कभी रात में लोडिंग गलत करा दी। तो करते ये है कि मतलब किसी ना किसी तरह से मुझे बस मेडल ना मिले, अच्छा। मैं सक्सेसफुल ना हूँ, मैं अपने मकसद में कामयाब ना हूँ। फिर ये इश्यूज चल रहे थे, फिर साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए थे क्योंकि मैं पिछले 7 साल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था
तो वो सब अपनी जेब से करता हूँ। तो वो करते 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 अब इस हाल को पहुंच गया था कि रमीज भाई ये मेरे पास कुछ भी नहीं था जाने के लिए, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ आया। स्पोर्ट्समैन की निशानी है कि उसके लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, चाहे वो तैयारी कर रहा हो किसी मुकाबले की या फिर वो उसकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हों, लेकिन आपने दोनों चीज़ें कर ली। अब मुझे ये बताइए रमीज़ भाई, हमारे यहाँ एक तो लोग क्रिकेट को बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन अगर मैं मोहतात अंदाज से कहूँ तो हॉकी नहीं, फुटबॉल नहीं, दीगर चीज़ें नहीं, हमारी यूथ बहुत बड़ा बल्ज है जो कि जिम्स में जाती है, वो बॉडी बिल्डिंग को बड़ा प्रेफरेंस देती है। उनके अपने अपने, किसी को भाई सिर्फ शशके मारने हैं, किसी को मुकाबले में उतरना है, किसी को अपने आप को फिट रखना है, रीज़न कोई भी हो, बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद जिम्स का रुख करती है। अब उसमें होता यह है कि नौजवान जल्दी के चक्कर में, और इवन जो एथलीट भी हैं वो भी कभी कभी मुकाबले के जल्दी के चक्कर में कुछ ममनुआ अशिया ले लेते हैं। किसी को कोई सजेस्ट कर दिया कि यार तुम ऐसा करो, ये कर लो, तुम ऐसा करो, वो कर लो, ले लेते हैं। हाँ जी, रमीज भाई थोड़ा एजुकेट करें हमारी यूथ को कि जी आपने अगर आपने ये स्पोर्ट्स खेलना है या अगर आपने फिट भी रहना है, शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत है। बिल्कुल ऐसे ही है, शॉर्टकट कोई नहीं है। ये लड़कों ने ऐसा समझ लिया है कि शायद रमीज भाई या डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स जो है, अगर वो प्रो लेवल पे जीत के आ रहे हैं या कंपटीशन कम्पीट करने जा रहे हैं और उनके इतने अच्छे मसल्स हैं और हैवी है, तो भाई मुझे वर्कआउट करते हुए 15 साल हो गए। अच्छा। और मैंने 15 साल बेइंतहा डाइट की है, बेइंतहा दिन रात मेहनत की है, उसके बाद जाके मैं इस मसल पे और इस क्वालिटी पे आके पहुंचा हूँ। कोई मैं 6 महीने में 3 महीने में नहीं बना, ना मैंने कोई शॉर्टकट लिया है। ठीक है। तो खुदारा एक तो नीम हकीम खतरा है जान से बचें। जो ट्रेनर्स आपको मिल गए हैं जिन्होंने एक छोटे मोटे कंपटीशन में कम्पीट किया और जिम बना लिया और ट्रेनर्स बन गए, उनसे बचें, क्योंकि वो करते कुछ नहीं है, वो सिर्फ फोन करते हैं मार्केट्स में कि भाई लड़के को बल्क करना है, लड़के को श्रेड करना है, क्या तू वो मार्केट में बेचने वाला तो बोलेगा भाई ये दे दो, वो दे देते हैं। जी जी। तो बात यह है कि ऐसी उल्टी सीधी चीजें यूज ना करें, अपना फोकस रखें ट्रेनिंग पे, डाइट पे और कंसिस्टेंसी पे। सही। आज मैं कामयाब हुआ हूँ तो इन 3 चीजों से हूँ। ठीक है रमीज, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अगेन आपको बहुत मुबारक हो और आगे जो भी आपकी मंजिलें हैं उसमें अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबी अता। वेलकम बैक वंस अगेन। कॉपी राइटिंग इस वक्त दुनिया में डिमांडिंग जॉब है। एक कंपनी की तरक्की बहुत हद तक कॉपी राइटर्स पर मुनहसर होती है। कॉपी राइटर ही किसी कंपनी की सेल्स बढ़ाता है और कॉपी राइटर एक कंपनी के लिए इश्तहारात और प्रमोशनल मटेरियल लिखने का एक ज़रिया होता है, एक तरीक़ाकार होता है। कॉपी राइटर्स इस वक्त मुआवजा भी ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि वो एक प्रोडक्ट को बेचने का जादू और आर्ट जानते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट को किस तरह से हिट करना है, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करना है और किस तरह से लोगों के माइंडसेट को अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बनाना है, यानी कि लोगों को किस तरह से टारगेट करना है। ये कॉपी राइटर बहुत बेहतर तरीके से जानता है। एब्सोल्युटली। तो कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। शहजाद अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको और होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। शहजाद, जब भी हम इंटरनेट से कमाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहनों में क्या चीज़ आती है? हमारे जहनों में आता है कि जी प्रोडक्ट सेल कर दें और आप कमाना शुरू कर दें, ऑनलाइन बाज़ार शुरू कर दें और वो कमाना शुरू कर दें। लेकिन ये सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं है, बल्कि बहुत सारी नई जहतें हैं कि जिनमें आप काम कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न। तो शहजाद मुझे बताएं कि इस डिसिप्लिन में हम कैसे एंटर हो सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टार्ट कैसे करें? बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं हमारे पास कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें कॉपी राइटिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट हाई इनकम स्किल है। और इसको स्टार्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपकी इंग्लिश पे अगर अच्छी ग्रिप है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप यू कैन बी ए कॉपी राइटर। उर्दू में भी कॉपी राइटिंग की जाती है, लेकिन अभी पाकिस्तानी कॉपी राइटिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। लेकिन बाहर के ममालिक में, अमेरिका में या कनाडा में, वहाँ पे कॉपी राइटर्स की बहुत डिमांड है। अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो यू कैन स्टार्ट आउट। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, दे कैन बिकम कॉपी राइटर्स। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं शहजाद, आपने कहा ना कि अगर आपके पास डिग्री है आप कॉपी राइटर बन सकते हैं, ये
ठीक है, आपने डिग्री हासिल कर ली, आप कॉपीराइटर बन गए, लेकिन जॉब आपको किस तरह मिलेगी? क्योंकि हमें एक होता है कि जी एक टाइम पे, जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ, इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप था जी कि हर कोई इंजीनियर बनता जा रहा है इंजीनियर, लेकिन अब हमने देखा कि इंजीनियर्स को कोई नौकरी ही नहीं मिलती। अगर हर कोई कॉपीराइटर बनना शुरू कर दे तो यकीनन एक वक्त वो भी आएगा कि किसी को जॉब ही नहीं मिलेगी। तो आप प्लीज़ मुझे इस हवाले से भी गाइड करें। ज़रूर। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग को मेंशन किया। बाय द वे, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर माई सेल्फ। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी फ्रॉम यूआईटी लाहौर, और उसके बाद आई वेंचर्ड इनटू कॉपी राइटिंग। और कॉपी राइटिंग जब आप ऑनलाइन करने जाते हो तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरह से कुछ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं इनकम के। आप पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप एजेंसीज़ जो हैं, मार्केटिंग की एजेंसीज़ होती हैं जो एड्स चला रहे हैं और मार्केटिंग कैंपेन्स बना रहे हैं, उनके साथ जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फाइवर, अपवर्क और पीपल पर आवर वगैरह, वहाँ पे आप डायरेक्ट फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। और कुछ डायरेक्ट अप्रोचेज हम लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्ट पिच करते हैं लोगों को, मल्टीपल 7-8 फिगर ब्रांड्स को, और उनके साथ हम 1-on-1 डायरेक्टली मंथली बेसिस पे, रिटेनर बेसिस पे काम करते हैं। तो ये 4 मुख्तलिफ टीयर्स हैं। तो अगर कोई भी कॉपी राइटर बनना चाहता है तो वो कहीं ना बेशक ज़ीरो से स्टार्ट कर ले, लोकल इंडस्ट्री से, या फिर एटलीस्ट फाइवर या अपवर्क या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट। शहजाद, और जहाँ तक आपकी बात है जी नहीं प्लीज़ आप कंप्लीट कर लें, देन आई विल गिव यू द क्वेश्चन। हाँ, जहाँ तक आपकी बात है अबाउट द फैक्ट के मार्केट में सैचुरेशन, तो मार्केट में बड़ी अभी कंपैरेटिवली कम सैचुरेशन है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग न्यू। पाकिस्तान में अभी मैंने ये बात करनी शुरू की थी 2020 में, तो इट इज़ रिलेटिवली न्यू। अभी अमेरिका में मैं रिसेंटली देख रहा था कि पता नहीं 3 मिलियन से ज़्यादा बिजनेसेस हर साल नए आ रहे हैं। तो आपको 3 मिलियन बिजनेसेस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक बिजनेस चाहिए जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा, और यू विल बी मेकिंग इंशाल्लाह $3,000 से $5,000 अ मंथ, विच इज़ अ वेरी गुड इनकम कंसिडरिंग इफ़ यू लिव इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। शहजाद, कंटेंट राइटिंग जब भी हमारे जहन में आती है तो अब वो कौन कौन से बिजनेसेस के लिए करनी होती है? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लिखना तो उन्हें आता है और जानते हैं, लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट के लिए कंटेंट लिखते हैं या फिर उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए कंटेंट लिखते हैं या वट एवर द केस में भी, तो हमें अपने आप को समेटना होता है। इस पर्टिकुलर काम के लिए हमारा स्किल सेट क्या होना चाहिए? सही। अच्छा, इसमें यह है कि आपने कंटेंट राइटिंग का चूँकि मेंशन किया है, अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से बताता चलूँ कि कॉपी राइटिंग में आप एक्शन ड्राइव करवाते हैं, लिखते हैं तो भी सेल जनरेट करवा ली, लिंक पे क्लिक करवा लिया किसी पे। कंटेंट में आप इन्फॉर्म करते हैं कि भी किसी को 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, फॉर इंस्टेंस इट इज़ अ ब्लॉग पोस्ट, आप इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, और जब व्हेन इट कम्स टू कॉपी राइटिंग, व्हेन इट कम्स टू सेलिंग समथिंग या व्हेन इट कम्स टू मेकिंग समवन टेक एक्शन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रिटन, उसमें हम लोग क्या करते हैं? 2 चीज़ें। पहले हम करते हैं रिसर्च, पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में, उसके अवतार के बारे में काफ़ी रिसर्च करते हैं कि इसकी क्या होप्स और ड्रीम्स हैं, इसके क्या फेलियर्स हैं, ये ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहता है, ये आउटकम क्या चाहता है। ये जब हम सब रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद व्हाट वी डू इज़ हम उसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसका कि जी पहले मैं इसकी अटेंशन ग्रैब करूँगा, फिर मैं इसकी को एजिटेट करूँगा, इसकी प्रॉब्लम को इग्नाइट करूँगा, उसके बाद फिर आई विल प्रेजेंट देम अ सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वो फिर जो रिसर्च हमने की होती है उसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू दी स्ट्रक्चर्स, और फिर हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट कॉपी का तैयार हो जाता है। ठीक है शहजाद, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू। सो अगेन वही बात है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ आपने दिल लगा के करना होता है। अगेन कि कॉपी राइटिंग की इस वक्त बड़ी डिमांड है मार्केट में, सीखना भी अगर आपको पड़ता है तो जाइए सीखिए और कमाइए ऑनलाइन। वक्त बदल रहा है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि साल से हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, जिनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, और हम ध्यान कब देते हैं? जब वो बीमारी बढ़ जाती है। ऐसी ही कुछ बीमारियां हमारे दांतों से जुड़ी हैं। जब तक हमारे दांत बिल्कुल सही होते हैं जी, हम कहते हैं ओके कुछ नहीं हुआ, यानी हम उसको 6 महीने या साल पे जाकर डॉक्टर से चेक करवाने की ज़हमत नहीं करते। अगर दांत खूबसूरत होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो आप फिर अच्छा खा भी सकते हैं और आप अच्छे दिख भी सकते हैं। दांतों की हिफाजत कैसे की जाए और क्या खाया जाए जिससे आपके दांत मजबूत हों, इसके अलावा
जो आपके गम्स हैं उससे अक्सर हमने ये शिकायत सुनी होगी आपने अपने घर में किसी एक भी बंदे से जिनकी ब्लीडिंग जो है वो गम्स से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। हर उम्र के अफराद में ये मसला पाया जाता है, ये कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती है, ये बच्चे, टीनेजर्स, यंगस्टर्स या फिर जो सीनियर लोग होते हैं उनमें भी ये मसला होता है। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं जी ठंडा पानी यूज़ कर लें, फलाना टूथपेस्ट यूज़ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, घरेलू टोटका कर लें, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाने की ज़हमत नहीं करते। किन किन वजूहात से मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है और इसका इलाज क्या है? हमारे साथ मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर खतीजा सुलेमान, उनसे आज हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम खतीजा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा खतीजा, मुझे ये बताएं कि जो हमने ये बात की ना कि आपके दांत कमज़ोर हो गए, दांत कमज़ोर होते हैं तभी आपके गम से ब्लीडिंग होती है? बिल्कुल, बेसिकली दांतों से गम से ब्लीडिंग जो है ना वो आपके फूड इम्पैक्शन से होती है। आपने देखा होगा कि आप अपने दांत को स्क्रैच करें तो एक वाइट सा एक लेयर होती है जिसको हम प्लाक कहते हैं। वो प्लाक जो है ना वो अगर नहीं रिमूव होता, जो कि सिर्फ ब्रशिंग से रिमूव होता है, अगर वो आप टाइम पे मत रिमूव करें उसको तो वो बिल्डअप होते होते उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो गम के साथ अटैच रहते हैं और एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लीडिंग होती है। इसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं इस प्रॉब्लम को, और ये एडल्ट पेशेंट्स में ज़्यादा होती है लेकिन बच्चों में भी देखी जा रही है आजकल और टीनेजर्स में भी देखी जा रही है। तो वजह इसकी यही है कि ये क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है। अच्छा खदीजा, ज़रा लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड बड़े लोग कहते हैं कि जी सुबह उठते ही ब्रश कर लें, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, सुबह उठ के आप रिंस कर लें बट देन यू टेक द ब्रेकफास्ट एंड देन यू ब्रश द टीथ। फिर लोग कहते हैं कि जी सोने से पहले कर लें, कुछ लोग कहते हैं कि सोने का पहले जो डिनर है उससे पहले, सोने के डिनर के बाद। व्हाट्स द प्रॉपर टाइम ऑफ ब्रशिंग योर टीथ? सो बेसिकली अगर आप ये जो लोग कहते हैं ना कि सुबह ब्रश ना करें, पहली चीज़ उसकी ये है कि अगर आपने रात को सही ब्रश किया तो आपको सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। आप नाश्ता करें, आप पहले सिर्फ अपना माउथ वॉश कर लें और उसके बाद आप नाश्ता करें और उसके बाद ब्रश करें। और हमेशा खाने और ब्रशिंग के बीच में हाफ़ एन आवर टू एन आवर का होना चाहिए टाइम। क्यों? क्योंकि जो खाना है वो उसके बाद आपका जो माउथ पीएच है ना एसिडिक हो जाता है। एसिडिक एनवायरनमेंट दांतों के लिए अच्छा नहीं है। एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से दांतों की इरोजन होती है, दांतों को डिके प्रोन हो जाते हैं, वो ग्रिटी हो जाते हैं दांत। आपने कभी नोट किया होगा अपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बाद आपको ग्रिटीनेस फील होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपके दांतों के ऊपर से वो प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट, क्योंकि उसके अंदर इतनी शुगर है कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं माउथ के अंदर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए खाने के आधे घंटे या घंटे बाद आप खाने के बाद रिंस कर लें अपना माउथ, लेकिन ब्रशिंग जो है वो घंटे बाद के करें। अच्छा खतीजा, मुझे ये बताएं कि हम ऐसा क्या अपनी डाइट में शामिल करें कि ओल्ड एज में भी आपके दांत मजबूत नज़र आए? ओल्ड एज या यंग एज, बेसिकली दांतों की स्ट्रेंथ जो है ना वो वाइटमिन्स और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिनरल्स कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ऐसे मिनरल्स हैं जो एनामल स्ट्रक्चर के अंदर जो एनामल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम है। अब कैल्शियम की सोर्सेज आप देख लें कि फॉस्फोरस और कैल्शियम की सोर्सेज ऑर्गेनिक एग्स में है, ऑर्गेनिक मीट में है, ऑर्गेनिक पोल्ट्री में, जितना हो सके ऑर्गेनिक खाना खाएं। और उसके बाद वाइटमिन्स ये है कि वाइटमिन्स फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स कौन सी हैं? वाइटमिन ए, डी, ई और के। वाइटमिन डी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइटमिन डी अगर प्रेजेंट होगी बॉडी के अंदर तो कैल्शियम और फॉस्फोरस भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप फूड से भी कर सकते हैं और सनलाइट से भी। अच्छा खदीजा, आपने अभी इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ की, जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं तो ग्रिटी हो जाते हैं दांत, आपके ऐसा लगता है कि जी वो रगड़ रहे हैं आपस में। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिकल पर्पस के लिए भी और वैसे भी दे यूज़ दी माउथ फ्रेशनर्स, ठीक है, और वो जो लिक्विड होता है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग महंगा वाला भी करते हैं एंड देन सस्ता वाला भी करते हैं। सो उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए? कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ ये फ़ैशन है, या उससे कितना नुकसान या कितना फ़ायदा है? अच्छा, माउथ वॉशेस में प्रेजेंट होता है फ्लोराइड, और फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है दांतों के लिए बिकॉज इट्स बैक्टीरियासिडल, बैक्टीरिया के वो काउंट को कम रखता है और वो आपके दांतों के लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ अल्कोहल फ्री नहीं होते हैं माउथ वॉशेस जनरली, तो अल्कोहल जो है ना वो बहुत डैमेज होंगे दांतों के लिए।
इसलिए हम कभी भी किसी पेशेंट को ये नहीं कहते कि आप लॉन्ग टर्म के लिए माउथ वॉश हर रोज़ इस्तेमाल करें। अगर अल्कोहल फ्री है तो यस डेफिनेटली आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन जो फ्लोराइड कंटेंट है माउथ वॉशेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही है, तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, और ये तो हमने बात कर ली। अब नाउ द थिंग इज़ के हमने एज फैक्टर की भी बात की कि इस एज में, और ये तो बड़ा कॉमन है कि जी आप बच्चों को कहते हैं कि खुदा का वास्ता चॉकलेट ना खाओ, बट कभी ना कभी आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनमें हम ये हैबिट डलवाते भी हैं कि जी आप ऐसे ब्रश करें, बट वो जो करेक्ट वे है ब्रश करने का, ऑब्वियसली वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उनको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें सो दैट ऐसा ना हो कि वो शुरू में तो उनको पता ना चले, लेकिन लेटर ऑन फिर बड़े होके पता चलना शुरू हो जाए कि अगर हम वो हैबिट ना करते तो फिर हम। सो बेसिकली बच्चों में ये है कि आप उनको चॉकलेट से रोक नहीं सकते। सारे आप रोकेंगे, जितना रोकेंगे वो उतना भागेंगे चॉकलेट्स के पीछे। तो आप एक स्पेसिफिक टाइम दिन में उनको दे दें कि आपने 5 to 6 o'clock आपने चॉकलेट्स जितनी खानी है खा लें, उसके बाद आपने ब्रश करना है टीथ। अच्छा, तो आप, क्योंकि आप जितना आप रोकेंगे वो बच्चे छुप के खाएंगे फिर। तो आप बच्चों को दे दें कि ये आपका टाइम है, आपने इस टाइम में चॉकलेट्स खानी है, और वो खाने के बाद उसके बाद वो अपने ब्रश कर लें दांत। अब क्लीनिंग की जहाँ तक बारी आती है, 7 years तक पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए बच्चों को क्लीनिंग में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में मैनुअल डिक्सटेरिटी नहीं होती हाथों में। जैसे हमारे अंदर मोटर स्किल्स होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स बच्चों के डेवलप नहीं हुए होते। माँ बाप देख के छोड़ देते हैं, जाओ बेटा कर लो ब्रश। नहीं, आपको 7 years तक बच्चे को प्राउडली बताते हैं हमारा बच्चा तो खुद कर लेता है। अच्छा, इसलिए डेंटिस्ट कहते हैं कि बच्चों के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर उनको इतनी एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही काम कर रहा है और आपके दांतों को क्लीन कर रहा है। लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि बच्चों को मैनुअल टूथब्रशिंग भी सिखानी चाहिए, क्योंकि जो फाइन मोटर स्किल्स हैं जिन पर हम इतना फोकस करते हैं वो डेवलप होते हैं इन चीज़ों से। तो मैनुअल टूथब्रशिंग भी सिखाएं, लेकिन आप उनको इलेक्ट्रिक टूथब्रश दे दें, क्योंकि उससे प्लाक रिमूव होता रहेगा। क्योंकि यही प्लाक अगर रिमूव नहीं होगा तो वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मिनरलाइज्ड फॉर्म है प्लाक की। ठीक है। अच्छा खतीजा, आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनका एज ग्रुप क्या होता है? लाइक वो उनका सीनियर होते हैं, टीनेजर होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, क्या हर तरह की हर तरह के। और ज़्यादा इशू क्या होता है? बच्चों में ज़्यादातर ट्रॉमा के इश्यूज होते हैं, गिर गए बच्चे, उनके दांतों में आगे पीछे हिल गए, इस तरह के ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को। यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने बच्चों को पहला दांत जब निकलता है तो बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेकर आना चाहिए, इसलिए नहीं कि पहले दांत में कोई प्रॉब्लम है या कोई, लेकिन इसलिए कि आप उनकी एक हैबिट डेवलप करें फॉर लाइफ के। हर 6 months के बाद आपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाना है अपने दांतों को। और बड़ों टीनेजर्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये औरतों के होते हैं जिनमें दांत टेढ़े फेढ़े हैं, उनको ये होता है कि हमें ब्रेसेस चाहिए, या आजकल एक नई क्लियर लाइनर्स आए हुए हैं, तो वो उसके लिए कंसल्टेशन। अच्छा, अगर कोई भी खातून है या कोई भी इंसान है, लाइक उसने उसके दांतों में दर्द नहीं है, लेकिन कोई भी सख्त चीज़ दांतों में रखी, और या फिर कोई भी चीज़ आप च्यू कर रहे हैं तो आपको एकदम से अपनी दाढ़ों में टीस महसूस हुई, आप फिर आना चाहते कि नहीं दांतों में तो दर्द नहीं है, दाढ़ों में कहाँ से दर्द आ गई, और फिर वो ख़त्म हो गई एकदम से, तो वो क्या है? उसको आपको मद्देनजर रखना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए कि अच्छा वक्त ही थी, ख़त्म हो गई ना, बस ठीक है। ये जो चीज़ें रखते हैं दांत के दर्द को ख़त्म करने के लिए, आई डोंट नो, ये पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं हमारे पास। पेशेंट्स आते हैं और उनके दांतों में कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती है, कभी निस्वार होता है कि इससे हमें सुकून मिल रहा है हमारा दर्द खत्म हो रहा है। बेसिकली वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर आपके पेन सेंसेशंस कम कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है ये, लॉन्ग टर्म नहीं है वो, उसके लिए वही एक टेम्प्रेरी इलाज है, 2-3 घंटों के लिए, 2-3 दिनों के लिए। अच्छा, लेकिन आपको दांत एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो खुद से हील नहीं करती, जैसे पेट का दर्द है खुद हील हो जाएगा, इवन कोई मस्कुलर अगर वो स्किन का प्रॉब्लम में हील हो जाता है, दांत खुद हील नहीं होते, दांत को आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो खतीजा, एज अ डॉक्टर आप क्या लोगों को रिकमेंड करेंगे कि कितने टाइम के बाद आपको एक डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए? एवरी 6 months, every 6 months यू नीड टू गो टू अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट ढूंढें अच्छा, जिससे आपको डर ना लगे, क्योंकि जो आपका एक फर्स्ट बुरा एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बाद से आप फॉर लाइफ आप एक डेंटल एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए कोशिश करें कि हर 6 months के बाद आप डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी जिंजिवाइटिस है तो पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होगा, कोई भी चीज़ प्रोग्रेस नहीं होगी उसमें, हर चीज़ अपनी इनिशियल स्टेज पे पकड़ी जाएगी। अगर कोई कैविटी शुरू हो रही है तो डेंटिस्ट उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उसको रिमूव कर देंगे वहीं से ही, बजाय कि वो प्रोग्रेस करे और वो फिर ऐसी कंडीशन में जाए कि फिर आपका दांत बच भी ना सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर खतीजा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो भाई अपने दांतों को भी सीरियस ले लें और एक्सपेरिमेंट ना करें, और ख़ास तौर पे वो वाला एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल ना करें कि जी फ़लाँ चीज़ रख लें तो दर्द कम हो जाएगा, तो उसके बाद आप आंखें बंद करके
सो जाए। अच्छा, ऐसे नहीं होता, आपके बिल्कुल आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और आपको विजिट करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई दर्द कहाँ से उठ रहा है और वो ज़्यादा मसला हो, इससे बेहतर है कि आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए बजाय इसके कि आप खुद डॉक्टर बने। अगर ज़रा आगे बढ़ते हैं, मुहिम जोई का शौक़ है और डेजर्ट एडवेंचर भी आपने करना है, तो फिर अचरोथर की सैर आपको करवाते हैं। शायान सलीम की खुसूसी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे सफ़ेद सहरा के अनमोल नज़ारे, तो ज़रा देखिए रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 5 सहरा हैं जिनमें अचरोथर कई लिहाज से मुनफरिद है। एक चीज़ तो ये कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सफ़ेद है, और दूसरा ये कि इतने ऊंचे मिट्टी के टीले कहीं और नहीं देखे गए। अचरोथर में टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कुछ काम किया गया है। वो क्या है ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, और यहाँ के हसीन नज़ारे कैसे हैं, यहाँ डेजर्ट एडवेंचर कैसे हो सकता है, ये सब इस रिपोर्ट में जानेंगे। कंक्रीट के जंगलों से बहुत दूर, मस्नूई और मशीनी जिंदगी से बाहर निकलकर सहरा का अपना जुदागाना हुस्न देखना है तो फिर अचरोथर के सफेद सहरा का फितरी हुस्न देख लें। चमकता आसमान, रेत के पहाड़ ही पहाड़, बला की खामोशी। इस रेगिस्तान में आकर आप जिंदगी के झमेलों को भूल जाएंगे। सहरा के हसीन नज़ारे अपनी जगह, मगर डेजर्ट तक ले जाने वाले रेतीले और दुश्वार तरीन रास्ते भी टफ एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर है। बल खाते रास्ते हैं ना, ये बल खाते रास्तों ने जहां सफर को 4 चांद लगाए, वहीं सहरा की नरम रेत पर सुकून के लम्हात गुजारने का भी अपना ही मजा है। स्किलफुल ड्राइवर है भाई। डेजर्ट एडवेंचर और ऑफ रोड कैंपिंग का शौक जो रखते हैं, मेरा दावा है इस सफेद रेगिस्तान के शहर में वो यहाँ आएंगे तो जकड़े जाएंगे। एक बार आएंगे तो बार बार यहाँ का रुख करेंगे। ऐसी जगह पर हम हैं जहाँ ना बंदा है ना कोई पोल्यूशन है। आप चेक करें, यहाँ पत्थर तक नहीं है इस मिट्टी में। मैं ये बात अभी कह रहा था कि ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे ना कोई रिफाइन करके ना मिट्टी भर दी गई हो, यानी कि जिस तरह हम छानते हैं ना कोई चीज, इस तरह ये पत्थर इसमें से अलग करके ना ये मिट्टी यहाँ ला दी हो और उसमें कोई पत्थर नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये मैं काफी देर से यही महसूस कर रहा हूँ कि कोई ऐसी मोटी चीज मेरे हाथ लग जाए इस रेत में, लेकिन ये देखें कुछ ऐसा नहीं है और चमकती हुई रेत है। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है और ऑफ रोड ड्राइविंग की सलाहियतों को आजमाना है तो फिर उसे अचरोथर ले आए। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये समंदर है और ये रेत, इसके ऊपर लहरें बन रही हो। सिंध में और भी डेजर्ट है, पंजाब में भी है, बलोचिस्तान में भी है, लेकिन ये तो अल्लाह ताला की शान है और हमारे सिवा यहाँ कोई भी नहीं। हम ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं। इतने बड़े मिट्टी के टीले, इसके नीचे उतरो तो कई वक्त लगता है। वक्त से मुराद ये कई मिनट्स लग जाते हैं। हम समझते हैं कि ये छोटा है, लेकिन नीचे जब जाते जाते तो ये नीचे जाता है टीला, और फिर ऊपर जाते तो फिर सांस फूलने लगता है। इतने ऊंचे ये मिट्टी के टीले हैं, यानी कि 20-20 फीट, 15-15 फीट से ज्यादा इनकी हाइट है, और इसी तरह ये फिर नीचे जाते हैं। इस एरिया के अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि इसमें हम अगर जो ये मोटर स्पोर्ट्स है उसको अगर हम प्रमोट करें, यहाँ की जो सैंड ड्यून्स हैं बहुत ही दे आर डिज़ाइन नेचुरली
इन अ वे कि यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है इवेंट हो सकता है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ देने की बड़ी जो है अशद ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जो लोग जाते हैं दुबई या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में फॉर डेजर्ट सफारी, अगर हम इस पोटेंशियल को अगर हम ज़्यादा डेवलप करें तो मेरा ख्याल है लोग ऑल ओवर पाकिस्तान, जैसे यहाँ के लोग नॉर्थ जाते हैं, नॉर्थ के लोग यहाँ पर आएंगे, पंजाब से आएंगे, KP से आएंगे, और ये बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे हम करवा सकते हैं। यहाँ पे ठंड में ठंडे मौसम का एक अलग लुत्फ़ है, यहाँ पे बॉन फायर्स वगैरह हो सकती हैं, और गर्मियों का एक अलग जो है इसका एक अपना मज़ा है। थोड़ी सी जो है रेत डिफरेंट है, यानी आपकी जो दूसरी जगह पे हम ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, हर जगह के आपका अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। यहाँ का मुझे जो एक्सपीरियंस लगा बहुत ही डिफरेंट लगा, और इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादा मुझे मज़ा आया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को यहाँ इस जगह को प्रमोट करना चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान में हर तरह की ट्रेन्स अवेलेबल है जहाँ पे आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं, वहाँ पे अलग जो ड्राइव ट्रेन आपको मिलेगी, आप सिंध में आप आएँ ड्राइव ट्रेन डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ पे जो मैं समझता हूँ ऑफ रोडर्स जो लंबे रूट पे नहीं जाना चाहते उनके लिए ये पैराडाइज है, इट्स लाइक अ हेवन फॉर देम। यहाँ मिट्टी के अलावा भला और क्या हो सकता है, लेकिन रेत के इस दरिया में पानी भी मिलता है। जगह पे इतना मीठा पानी, इतना शफाफ शीशे जैसा पानी हमें मुयस्सर हुआ है, और इतना मज़ा आया पानी पीने में, हमें सुकून मिला। ये जैसे कोई कुदरत ने एक हमें तोहफा दिया है। रास्ते चलते हैं साल इंतज़ार करते हैं कि अच्छा उतर जाए तो हम वहाँ की रात गुजारें, शाम गुजारें, सुबह सूरज निकलते हुए देखें। जो मज़ा यहाँ है ना, एक नशा है। मैं आपको सही सयाहत मौसम की मुनासबत से की जाए तो फिर ट्रिप में थकावट और बेजारियत का एहसास नहीं होता। अछरो थराने का बेहतरीन मौसम सर्दी है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ शायान सलीम, समा, अछरो थर। वेलकम बैक। मसीह बरादरी 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाएगी। पूरी दुनिया में तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तान में भी चर्चेस की तज़ीन आराइश जो है वो कर दी गई है। मसीह बरादरी के अक्सरियती इलाकों में डेविड स्टार आवेज़ा कर दिए गए हैं, घरों में क्रिसमस ट्री सजा दिए गए हैं। अच्छा, मेरी को एंकर महक असलम साहिबा जो हैं वो उन्होंने की पार्टी, ठीक है, वो हमारी एक क्रिश्चियन फैमिली के घर गई, तो वहाँ किस तरह की प्रिपरेशन हुई, और मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये देखने में कि उन्होंने केक कौन सा खाया। और देखते हैं ज़रा जी। तो जनाब 25 दिसंबर दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है, और हमारे मुल्क में खूबसूरती यही है कि जितनी भी अक़लियती बिरादरी है उन सबको आज़ादी होती है अपने हर त्यौहार को आज़ादी के साथ मनाने की। मैंने सोचा कि ज़रा क्रिसमस का मौका है, आपको दिखाते हैं तैयारियां कैसी हैं, बाज़ारों की रौनक कैसी हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन घरों के अंदर क्या तैयारियां हैं ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जितना भी डेकोरेट हुआ हुआ है ये ख़ुद समरीन ने किया है। अब आप कह रहे होंगे समरीन कौन है, कैमरे के पीछे ज़रा आपकी बात भी करवाते हैं समरीन से, कितना वक्त लगा तैयारी में, और उनके कुछ दोस्त भी हैं उनसे भी जानेंगे कि कितना वक्त था तैयारी में, क्या समरीन ने अकेले किया, और बड़ा मज़ेदार म्यूज़िक भी बजाते हैं ये लोग, वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम समरीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताइए सारी डेकोरेशन खुद की है, किसी ने साथ दिया? नहीं, एक्चुअली ये सारी डेकोरेशन अकेले बंदे का काम नहीं है। माय फैमिली जस्ट डिड इट, माय सिस्टर्स वर विद मी, माय हेल्पर्स वर विद अस, दे वर हियर टिल 2 I guess right last night। अच्छा, रात 2 बजे तक वो लोग ये करते रहे। इवन मैंने इसमें थोड़ी सी कम कंट्रीब्यूशन की थी। अच्छा, आइडिया आपका होगा जी? सही है। अच्छा, वैसे आइडिया सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका आइडिया होता है ज़्यादा क्रेडिट उससे जाता है। अच्छा, तो मुझे बताएं क्रिसमस की क्या तैयारियां हैं? आई थिंक अब तो एक ही दिन बाकी है, संडे को आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो क्या क्या तैयारियां हो गई हैं? ड्रेस वगैरह बन गए हैं? तैयारियाँ इस तरह से हुई, सबसे पहले बिकॉज वी आर म्यूजिशियंस तो हमने बहुत सारे इवेंट्स किए म्यूज़िक के हवाले से। हमने नेशनल अकेडमी में परफॉर्म किया, चर्चेज़ में परफॉर्म कर रहे हैं मेरे दोस्त सारे, और फिर उनको इनवाइट करूँगी मैं अपने घर पर। और हमने ड्रेसेस वगैरह बनवाए, डेकोरेशन सारी की, चर्चेज़ की सारी अलाइनमेंट्स की, अपना सारा स्केड्यूल सेट किया, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन नाउ। अच्छा, आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, है ना? हम उनसे भी बात करते हैं, ज़रा हम चलते हैं और देखते हैं कि भाई उनकी क्या क्या तैयारियां हैं, उन्होंने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, क्या क्या ड्रेसेस बनवाए हैं, और कितना जो है समरीन को सपोर्ट करें कि अगर इन्होंने कुछ स्पेशल खाने में खाना बनाना आता है।
कम हाथ है, बिल्कुल मेरे पे गई हैं। तो चलाएं भाई, जरा इनके दोस्तों से मिल लेते हैं। समरीन की मदर और उनकी फ्रेंड संध्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समरीन से तो हमने बात कर लिया, अब जरा हम आंटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तैयारियां पूरी हैं? हाँ, मुकम्मल है तैयारियां, शुक्र है। शॉपिंग मुझे लगता है रात तक चलेगी, 24 की रात तक चलेगी। रहती है ना बेटा वो तो। हाँ, तो आपने बच्चों की चीजें पूरी हैं, आपकी चीजें पूरी हैं, किसकी चीज की कमी है? कौन तंग करेगा कि मैंने शॉपिंग अभी नहीं की? अभी छोटे छोटे जो है वो जाएंगे उनका जी, वो उनको लेके जाएंगे बाजार, फिर उनके पसंद। किस कलर का ड्रेस आपने बनवाया है? मैंने रेड बनवाया। अच्छा, ये कोई ऐसी मिथ है कि रेड ही आपने पहना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे पास मेरे बच्चों ने बहुत सारे मुझे कपड़े बना के दिए हैं, वो मेरी पसंद है कि मैं जो भी पहनूं, मुझे रेड पसंद। अच्छा, आपको ये आपकी पर्सनली भाई? अच्छा, मुझे लगता है शायद पूछा, मैं भी इसलिए आज थोड़ा रेड पहन के आ गई। अच्छा संध्या, आप मुझे बताएं, आपकी तैयारी हो गई है? जी, ऑलमोस्ट हो गई है। ड्रेस बन गया? यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 24 की रात लेट नाइट आप लोग चर्च जाते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग भी जाते हैं, तो सेंटा क्लॉज से मुलाकात होती है? बिल्कुल होती है। वो एक क्रिसमस का इवेंट था तो उसमें सेंटा क्लॉज आए हुए। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, इसमें आपकी तैयारी जो है वो मतलब खवातीन की, तो चाहे ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, उनकी तैयारी तो महीने पहले शुरू हो जाती है, तो क्या आपकी भी तैयारी है इसी महीने पहले स्टार्ट किया आपने? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं, मैं शॉपिंग करती रहती हूँ। शॉपिंग इसलिए उसमें से निकाल लिया। अच्छा, कुछ खुसूसी तौर पे बनाएंगी घर वालों के लिए खाने पीने के लिए? मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, बहुत सारी डिशेस, पास्ता बनाती हूँ, बिरयानी, कढ़ाई होती है, स्वीट डिश होती है, तो बहुत कुछ बनाती हूँ। बहुत। अच्छा, तो आपने समरीन की हेल्प की ये सब कुछ डेकोरेट करने में, क्योंकि उन्होंने बता दी कि उन्हें खाना तो बिल्कुल नहीं बनाना था। थोड़ा बहुत हम आए और जो थोड़ा बहुत ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत जो था हमने मिलकर किया, और दूसरा फिर हम, क्योंकि हम रिहर्सल्स करते हैं साथ, म्यूज़िक करते हैं, तो हमारा आना जाना रहता है। आंटी, आप मुझे बताएं कि स्पेशल क्या बनता है क्रिसमस वाले दिन? क्रिसमस पे सवैयाँ बनती हैं, केक तो ऑलरेडी आते जाते हैं सब दोस्तों के भी, ये वो सब, और वो बिरयानी बनती है, ज़्यादातर पुलाव बनाओ, बिरयानी बनाओ, मतलब पूरा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। आना होता है, तो ज़्यादा तो वो मीठा, हाँ जी, केक वेक, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सारा दिन यही चलता रहता है। तो आंटी, आप खुद कहाँ जाती हैं? हम लोग चर्च जाते हैं, उसके बाद मैं अपने ससुराल वालों के घर जाती हूँ, मेरे बच्चे सब मेरे साथ जाते हैं। ये पूरी दुनिया में यही होता है, ससुराल वालों का दिनाल भी होता है, ईद हो या क्रिसमस हो। अच्छा, मुझे ना समरीन लास्ट में ये बताएं कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पेशली हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं उनके लिए बस एक ही मैसेज है मेरा कि क्रिसमस नाम है उम्मीद का, और उम्मीद से ही सारी दुनिया चलती है। सही। संध्या, आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये बिल्कुल जिस तरह कह रही है, होप और सेलिब्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा कि हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अपनी शॉपिंग करो, मगर दूसरों को भी देखो, और जो नहीं कर सकता अपनी शॉपिंग में से हाफ उनकी शॉपिंग। क्या बात है। ओके आंटी, आपका क्या मैसेज है? बेटा, मेरे जो मेरे नौकर हैं उनको हम लोग कपड़े वपड़े देते हैं, उनको केक देते हैं, अपने मतलब जो रिश्तेदारों में थोड़े वो हैं उनको, उनका ख्याल रखते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, और आई थिंक क्रिसमस का मैसेज भी यही है। अच्छा जी, म्यूज़िक रिहर्सल्स की इन लोगों ने बात की है, तो कितना कुछ इन लोगों ने सीखा है। तो आए, इनके एक फ्रेंड भी हैं, बल्कि 2 फ्रेंड्स हैं जो कि हमें ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद हम केक भी काटेंगे। मैंने सुना कि भाई केक बहुत मज़े का होता है, तो मैं तो आज ही खा के जा रही हूँ, 25 को भी आऊँगी खाने के लिए। तो चलें ज़रा हम देखते हैं इनकी म्यूज़िक परफॉर्मेंस की, भाई क्या कुछ ये लोग बजा सकते हैं, क्या कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। चलें जी, अब वक्त आ गया है केक काटने का। मतलब सबको इंतज़ार होता है, और ये बहुत मज़ेदार केक होता है। ये तो आज हम यहाँ पर मौजूद है, तो ये अभी का केक काट रहे हैं, लेकिन 25 को एक और केक काटेंगे हम। तो आंटी प्लीज़। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. चलें
जी अभी हमें दे इजाजत, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को।